सभी का ओके इंडिया में आपके साथ मैं हूं रंजना शर्मा। उत्तर प्रदेश में चुनावी शंखनाद हो चुका है, जिसके बाद सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार भी उतार दिए हैं। लेकिन सभी पार्टियों के लिए बागी नेताओं ने मुसीबतें भी बढ़ा दी हैं, क्योंकि या तो ये किसी न किसी पार्टी की वजह से दूसरी पार्टी में जाकर टिकट पा चुके हैं या फिर निर्दलीय ही ताल ठोक रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बागी सुर बड़ी राजनीतिक पार्टियों के खेल बिगाड़ सकते हैं। अलग अलग पार्टियों के ये बागी कभी अपनी पार्टियों के खैर ख्वाब हुआ करते थे, लेकिन आज सियासी मैदान में आमने सामने आ गए हैं और एक दूसरे के खिलाफ ही ताल ठोक रहे हैं। सियासी जानकार भी मानते हैं कि ऐसे बागी उम्मीदवार 7 से 8% वोट पर असर डालते हैं। तो बागी खेल बिगाड़ सकते हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनावी दंगल में बागी नेताओं की एक फौज खड़ी हो गई है। बागियों ने राजनीतिक दलों की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। ज्यादातर बागियों ने दूसरी पार्टियों का सहारा ले लिया है। कुछ बागी नेताओं ने चुनाव में निर्दलीय ताल ठोक दी है। वहीं कांग्रेस से बीजेपी में आई रीता बहुगुणा जोशी लखनऊ में अपनी पुरानी सीट से कांग्रेस को ही टक्कर देंगी। तो जो पुरानी पार्टी थी वहीं से अब कांग्रेस को टक्कर देंगी रीता बहुगुणा जोशी। वहीं समाजवादी पार्टी के ही अंबिका चौधरी ने बीएसपी से टिकट हासिल कर लिया है। इसके अलावा बीजेपी में आए बीएसपी के पूर्व सांसद ब्रजेश पाठक भी परेशानी का सबब बन सकते हैं। तो जो बागी नेता हैं वो ये सियासी खेल किस तरह से बिगाड़ सकते हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। कभी बीएसपी में खासम खास रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य और अपने बेटे के संग बीजेपी के खिलाफ बिगुल फूंक रहे हैं। वहीं अपनी पार्टी का विलय करने के बाद अंसारी परिवार भी समाजवादी पार्टी में आ चुका है, शामिल हो चुका है। मायावती ने खुली बाहों से स्वागत किया है अंसारी परिवार का, वो परिवार जिसकी छवि जो थी वो दागी कहलाई जाती थी। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक हाजी जमीरुल्लाह टिकट कटने से बागी हो गए हैं। जमीरुल्लाह अब निर्दलीय चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी से टिकट ना मिलने पर गुड्डू पंडित आरएलडी के टिकट से बुलंदशहर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बात करें ये पूरे तरीके से सियासी समीकरण की, तो चर्चा का विषय ये बनता है कि बागी नेता खेल किस तरह से बिगाड़ेंगे और कितना असर यूपी के विधानसभा चुनाव में इन बागी नेताओं का होगा। तो बागी बिगाड़ेंगे खेल, ये है हमारी चर्चा का विषय। जिस तरह से दल बदलुओं का दौर जारी है, एक पार्टी छोड़कर जिस पार्टी के लिए कभी बागी हुआ करते थे, जिस पार्टी की कभी तुलना करने पर सबसे आगे हुआ करते थे, अपनी पार्टी को बचाया करते थे, अब उसी के खिलाफ चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं ये बागी। तो अगर बात करें यूपी विधानसभा चुनाव की, तो किस तरह से बागियों का असर होगा यूपी विधानसभा चुनाव 2017 में। ऐसा पहली बार नहीं है जब बागियों की वजह से किसी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा हो। भीतर घात की खबरें आती हैं, कार्यकर्ताओं में दो फांक पड़ जाती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के चुनावी दंगल में बागियों की एक फौज खड़ी हो गई है। राजनीतिक दलों की मुश्किलें इन बागियों ने बढ़ा दी है। ज्यादातर बागियों ने दूसरी पार्टी का सहारा ले लिया है। वहीं कुछ बागी नेताओं ने चुनाव में निर्दलीय ताल भी ठोक दी है। कांग्रेस से बीजेपी में आई रीता बहुगुणा लखनऊ में अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस को टक्कर देंगी। समाजवादी पार्टी के ही अंबिका चौधरी अब बीएसपी में शामिल हो गए हैं। वहीं बीएसपी के पूर्व सांसद ब्रजेश पाठक भी अब परेशानी बढ़ा सकते हैं बीएसपी की। कई बीएसपी के खासम खास रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य, एक कद रखते थे बहुजन समाज पार्टी में। वहीं मायावती पर कई तरीके के आरोप लगाकर बीजेपी में अपने बेटे के साथ शामिल हो गए हैं। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक हाजी जमीरुल्लाह टिकट कटने से बागी हो गए हैं और अब निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर आए हैं। तो बागी नेताओं ने खेल पर
असर डाल दिया है। गुड्डू पंडित अब आरएलडी की टिकट से चुनाव लड़ेंगे, पहले बीजेपी में हुआ करते थे। तो बागी नेता किस तरह से खेल बिगाड़ेंगे? यूपी का सियासी समीकरण अब किस तरफ जाएगा जब बागी नेता भी आमने सामने होंगे उन्हीं विधायकों के जिनको कभी वो अपना कहा करते थे, एक पार्टी को जहां समर्थन देते थे, अब उसी पार्टी के खिलाफ सुर तेज कर रहे हैं। तो बागी नेता किस तरह से खेल बिगाड़ेंगे, इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। बेहद दिलचस्प है ये पूरी की पूरी राजनीति, क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि ये वही नेता थे जो कभी जोर शोर से अपनी पार्टी की प्रशंसा किया करते थे, कोई भी आरोप लगने पर डिफेंड करते हुए नजर आते थे। लेकिन अब सियासत न जाने क्या क्या करवा दे, अपनी ही पार्टी के खिलाफ जाकर चुनाव लड़ रहे हैं और चुनावी मैदान में बिगुल फूंक दिया है उसी पार्टी के खिलाफ जिसके कभी खासम खास हुआ करते थे। चुनाव की बात कर रहे हैं, यूपी विधानसभा चुनाव 2017 की बात कर रहे हैं। ऐसे यूपी विधानसभा चुनाव 2017 में क्या असर पड़ेगा जब बागी नेता भी चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आएंगे? इसके अलावा कितना खेल बिगाड़ेंगे, क्योंकि राजनीति की बात करें तो राजनीति में जो समर्थन कार्यकर्ताओं के पास होता है, जो ग्राउंड लेवल वर्क होता है, वही कार्यकर्ता अब दो फाक होते हुए नजर आएंगे। और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे कि जब नेता बागी हो गए हैं और अपनी ही पार्टी के खिलाफ चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, तो कितना खेल बिगड़ेगा यूपी चुनाव का, सियासी समीकरण क्या कहेगा, इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करें। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ अंकित मित्तल साहब हैं, जो नेता हैं समाजवादी पार्टी के, लखनऊ से जुड़े हैं। हमारे साथ बीजेपी की बात करें तो नवीन श्रीवास्तव जी हैं, लखनऊ से जुड़े हैं, ये भी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता। इसके अलावा राकेश कुमार जी हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएं इससे पहले मैं सीधा सवाल ये पूछूंगी आप सभी लोगों से कि बागियों का बागी होना कितना असर डालता है आपके ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपकी पार्टी में रहे थे। इस पर पहले अपना एक रिएक्शन दे दीजिए। सबसे पहले अंकित मित्तल जी, आपकी पार्टी के नेता भी बागी हुए हैं, आप ही की पार्टी के खिलाफ आ गए हैं, तो क्या लगता है कितना असर पड़ेगा इससे? बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जो समीकरण की अगर हम बात करें तो बेहद अलग समीकरण नजर आ रहा है। कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, प्रदीप सिंह जुड़े हुए हैं, नवीन श्रीवास्तव हैं बीजेपी की तरफ से, इसके अलावा राकेश कुमार जी हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है हमारे साथ। कांग्रेस की बात करें तो क्या लगता है प्रदीप सिंह जी, कई नेता बागी हुए हैं, एक तो पहले ही आपको कम टिकट सीट मिली है, टिकट बंटवारे को लेकर पहले ही घमासान था कि गठबंधन करेंगे समाजवादी पार्टी के साथ, गठबंधन नहीं हुआ, लिमिटेड सीट्स मिली, उस पर भी अब बागी नेता निकल के सामने आ रहे हैं। कितना असर पड़ेगा इससे कांग्रेस पर? नहीं, पहले तो रंजना जी, गठबंधन नहीं हुआ शब्द ठीक नहीं है, ये गठबंधन का ही चुनाव लड़ रहा है, बात नंबर 1। अब बात नंबर 2 की हाँ, निश्चित तौर पर हर राजनीतिक दल की ये परिस्थितियां होती हैं कि जब चुनाव होते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ असंतुष्ट लोग हो जाते हैं, जिन्हें अपनी विधानसभा में उन्हें अपेक्षा होती है कि वो निश्चित तौर पर किसी भी पार्टी के बैनर से वो चुनाव लड़ेंगे, उस राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होते हैं। लेकिन गठबंधन की, जहां तक गठबंधन की स्थिति है, इसमें ये मान लिया, ये गठबंधन निश्चित तौर पर हमारा गठबंधन तो यूपी की आवाम के साथ था, लेकिन जिन परिस्थितियों में आज सांप्रदायिक ताकतें जिस तरह उत्तर प्रदेश को जला देने की कोशिश कर रही हैं, जिन परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश ही नहीं, जब इनकी सरकार हिंदुस्तान में है, नोटबंदी जैसे तमाम मुद्दों को लेकर जिस तरह से इन्होंने अपने जिद्दी फैसले के लिए के कारण हिंदुस्तान के नौजवानों को बेरोजगार कर दिया, हिंदुस्तान के व्यापारियों से उनका व्यापार छीन लिया, हिंदुस्तान के किसानों से जिस तरह उन्होंने खाद और पानी छीन लिया,
ऐसी ताकतों को रोकने के लिए निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ने न केवल हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जब ऐसी परिस्थितियां आई हैं नवीन श्रीवास्तव जी, आपकी पार्टी में भी बगावत के सुर हैं, क्या खामियाजा देखती है अब भारतीय जनता पार्टी? इसका चुनावों में आपको उठाना पड़ेगा। देखिए रंजना जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सभी सर्वेक्षण और सारे लोग ये मान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, तो स्वाभाविक रूप से हमारे यहाँ हर सीट पर बहुत सारे दावेदार हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज स्पष्ट बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी नेता आधारित पार्टी नहीं, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। कार्यकर्ताओं ने हर सीट पर काफी बड़ी संख्या में टिकट मांगा था और मिलेगा किसी एक को ही। तो जिसको भी टिकट मिला है, बाकी सारे कार्यकर्ता उसके साथ पूरी ताकत से हैं और मुझको नहीं लगता है कि किसी सीट पर किसी बागी प्रत्याशी के हो जाने से हमको कोई बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो क्या बागी बिगाड़ेंगे खेल? यूपी विधानसभा चुनाव 2017 सर पर है। अब पार्टियों के बीच में घमासान मचा हुआ था, लेकिन अब पार्टी के अंदर भी अंदरूनी कलह मची हुई है। तो ये जो बागी नेता है, जो कभी अपनी पार्टी के सिपह सलाहकार हुआ करते थे, जो कभी पार्टी को डिफेंड करते थे, अब चुनावी मैदान में अपने ही पार्टी के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। तो क्या ये नेता अब खेल बिगाड़ देंगे? इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से अंकित मित्तल जी मौजूद हैं, नवीन श्रीवास्तव जी हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रदीप सिंह जी हैं प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, राकेश कुमार जी हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं हमारे साथ, सभी चर्चा में शामिल हैं। सबसे पहले नवीन श्रीवास्तव जी से सवाल। नवीन श्रीवास्तव जी, बहुत सारे बागी नेता हैं जो समाजवादी पार्टी से भी बाहर निकल रहे हैं और भी दलों से बाहर निकल रहे हैं, तो आप इन्हें अपनी पार्टी में कब शामिल करवा रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ रंजना ज्यादातर सीटें तय हो चुकी हैं। विभिन्न दलों से काफी लोग हमारे यहाँ आए भी, लेकिन उनको प्रत्याशी बनाने के लिए हमने अपने हिसाब से, अपने पैमाने के हिसाब से ही चयन किया। ऐसा नहीं है कि जो भी हमारे दल में शामिल हुए सबको हमने टिकट दिया है। नहीं, सबसे ज्यादा नजर जो है बागियों पर आप ही की पार्टी की रहती है। शामिल हुए हैं उसके हिसाब से बागी नेताओं पर जो नजर रहती है वो भारतीय जनता पार्टी की रहती है। फेरिस्ता बहुत बड़ी। और नहीं, भारतीय जनता पार्टी की नजर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो प्रत्याशी से ज्यादा महत्वपूर्ण उसका कार्यकर्ता है। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर दूसरे दलों से आए हुए लोग हमारे दल में शामिल हुए हैं। कुछ लोगों को हमने टिकट भी दिया है। ऐसी बात नहीं है कि हमारी नजर किसी दूसरे दल के प्रत्याशी या नेताओं पे है। गीता बहुगुणा जोशी को आपने स्वागत कर लिया अपनी पार्टी में। हमारे मित्र जो कांग्रेस से बैठे, स्वामी प्रसाद मौर्य का स्वागत कर लिया अपनी पार्टी में। जी बिल्कुल स्वागत किया हमने। तो ये इसी वजह से कि कहीं ना कहीं ये मान के चला जाए, जो राजनीतिक गलियारों में कहा जाता है कि बागियों के भरोसे है भारतीय जनता पार्टी। भूमि है। देखिए, अभी जितने टिकट 403 टिकट में 380 के करीब टिकट हमने बांटे हैं और उसमें दूसरे दल से आए हुए लोगों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। मुश्किल से 30-40 ऐसे लोग हैं जिनको हमने टिकट दिया है। तो ऐसा कहना जो 10% भी शायद नहीं है, तो ऐसा कहना कि हम दूसरे दल से आए हुए बागियों के पर आधारित हैं, ऐसा कहना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। एक उदाहरण के तौर पर नवीन श्रीवास्तव जी जीतन राम मांझी को बिहार में ले आए, किरण बेदी को दिल्ली में ले आए, वहां आपको फायदा नहीं हुआ, नुकसान और हो गया। नुकसान हो जाने के बावजूद भी अब यूपी चुनाव में भी आप अपनी पार्टी में वही पूरा का पूरा पैमाना दोबारा से दोहरा रहे हैं, फिर बागियों को पार्टी के अंदर शामिल कर रहे हैं। नहीं लगता कि दोबारा से नुकसान हो जाएगा यूपी विधानसभा चुनाव में अगर बात करें तो? देखिए रंजना जी, मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट करना चाहूंगा। दिल्ली में किरण बेदी कोई बागी किसी दल की नहीं आई थी। अरे फिर तो आप करेक्ट हो जाइए, सबको पता है कि वो बागी थी। मांझी जी से हमारा पहले से तालमेल चल रहा था। तो आपने तालमेल बना के उन्हें बागी बना दिया। आपने कुछ राजनीतिक दल के सदस्य नहीं थी। देखिए, ये तो आप मान लीजिए कि आप मान लीजिए कि वो बगावत करके ही आपकी पार्टी में आई थी। इस बात को मान लीजिए आप कि वो बगावत करके आई थी आपकी पार्टी में। अंकित मित्तल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें चर्चा में शामिल कर लेते हैं। मान लेता हूँ, लेकिन वो आपके सामाजिक आंदोलन से जुड़ी थी। चलिए, इस पर भी प्रतिक्रिया दूंगी मैं आपको। लेकिन सच ये है कि
आम आदमी पार्टी तब कोई पार्टी नहीं थी, लेकिन वो सामाजिक आंदोलन से जो जुड़ी हुई थी, बगावत करके ही आपकी पार्टी में आई थी। ये अलग बात हो सकती है कि आपका तालमेल बना हुआ हो, उसके बाद बगावत कर दी हो, मतलब आपने कुछ ऐसा कर दिया हो कि वो बागी बन गई, ये भी एक विषय हो सकता है। लेकिन चर्चा पे आ जाते हैं। यूपी विधानसभा चुनावों की बात कर रहे हैं कि बगावत जो है वो अब राजनीतिक दलों को उसका कितना खामियाजा उठाना पड़ सकता है। अंकित मित्तल जी, समाजवादी पार्टी के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती तो पहले यही थी कि आप अपने घर परिवार की लड़ाई से बाहर निकल के आ जाएं। फिर घर परिवार की लड़ाई में चाचा जी भी आ गए, फिर अंकल अमर सिंह जी भी आ गए, उससे भी किसी तरह से आप थोड़ा सा निपटे। कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट ये करने की कोशिश की कि भाई पार्टी में सब सही चल रहा है, तो एक बार फिर से बगावत खुल के सामने आ गई है। शिवपाल यादव के स्टेटमेंट आपको पता होगा कि हम दिखाएंगे करके कि हमारा कद क्या है। तो ये बगावत को आप किस तरह से देखते हैं और कितना नुकसान आपको चुनावों में इसका उठाना पड़ सकता है? देखिए, शिवपाल यादव जी, माननीय शिवपाल यादव जी बहुत बड़े नेता हैं और वो शुरू से समाजवाद में रहे हैं और आगे भी समाजवादी रहेंगे। वो कभी समाजवाद के खिलाफ नहीं गए हैं। वो नेताजी का भी बहुत सम्मान करते हैं, अखिलेश यादव जी का भी, माननीय अखिलेश यादव जी का भी बहुत सम्मान करते हैं। दूसरा, जो भी नेता बागी हो रहा है वो नेता हैं जो केवल अपने बारे में सोचते हैं। वो जो पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है और जो पार्टी के बारे में नहीं सोच रहे। जो पार्टी के बारे में सोचेंगे वो कभी बागी नहीं होंगे, और यदि वो बागी हो रहे हैं तो बड़ा अच्छा है कि आज पता चल जा रहा है माननीय अखिलेश यादव जी को, समाजवादी सरकार को, कि कौन अपना है और कौन पराया। सिटिंग एमएलए के टिकट काटे गए और खासकर उन एमएलए के काटे गए जो शिवपाल यादव के करीबी माने जाते थे। क्या ये बगावत को बढ़ावा खुद आपकी पार्टी के मुखिया नहीं दे रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि सुसाइडल मोड पर ला रहे हैं सर आप पार्टी को, इस तरीके की बगावत को बढ़ावा देकर। देखिए, ये बगावत नहीं है, केवल उन लोगों के टिकट को काटा गया है जिनकी ग्राउंड रिपोर्ट अच्छी नहीं आई, और जिनकी ग्राउंड रिपोर्ट अच्छी आई, माननीय अखिलेश यादव जी का एक ही विजन है, विकास नीति, और विकास के लिए वो जिसको उचित समझेंगे उसको टिकट थमाएंगे। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि शिवपाल यादव के करीबी जितने भी विधायक थे, किसी की ग्राउंड रिपोर्ट सही सबकी नहीं, कुछ की कटी है। अतीक अहमद जी की, विजय मिश्रा जी की, रामपाल यादव जी की, मैं मानता हूं, लेकिन कुछ ना कुछ कमी रही होगी, सभी कटी है। अन्यथा माननीय अखिलेश यादव जी के विजन जो उन्होंने पिछले 5 साल में किया है, साफ तरीके से दर्शाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ काम करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं। प्रदीप सिंह जी, कितना कमजोर नेतृत्व आपको अपना लगता है, जिसके बाद अब पार्टी में बगावत तेज हो गई है। वैसे ही लिमिटेड सीट्स हैं आपके पास, और जो चुनिंदा सीट हैं उसमें भी बगावत तेज हो गई है। तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि आपकी पार्टी का नेतृत्व बेहद कमजोर हो चुका है, या यूं कह ले कि खत्म ही हो चुका है? रंजना जी, कांग्रेस पार्टी इस देश की आत्मा है। हम वो राजनीतिक दल हैं जो मूल्यों के आधार पर राजनीति करते हैं। जो राजनेता, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण नाम आपने भी लिया है, वो जो अगर दल छोड़कर गए हैं तो उनका अपना एक इतिहास रहा है। माननीय रीता बहुगुणा जोशी जी को या बहुगुणा परिवार को कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया, प्रदेश अध्यक्ष दिया, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी दी, उनके परिवार के लोगों को चुनाव लड़ने की बात कही गई। ऐसी परिस्थिति में अगर ये बात कही जाए कि कांग्रेस पार्टी ने बहुगुणा परिवार का सम्मान नहीं किया तो ये गलत बात होगी। और उनकी अपनी महत्वाकांक्षा है, अति महत्वाकांक्षा के कारण अगर किसी राजनीतिक दल को ज्वाइन करती है तो जनता उनको जवाब देगी। लेकिन आप इस बात को मानिए, रीता बहुगुणा जोशी जो थी आपकी पार्टी में कद रखती थी और आपकी पार्टी में बड़ा कद रखती थी। हालांकि ठीक है, वो चुनावों में कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर पाई थी, लेकिन ये सवाल जो खड़े करता है, ये आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी करता है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को भी करता है, कि नेतृत्व इतना कमजोर है कि आप कार्यकर्ताओं को साथ के नहीं रख पा रहे हैं। नेतृत्व कमजोर नहीं है राजनीति। कुछ अति महत्वाकांक्षी लोग अगर दल छोड़ के जाते हैं तो नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठता। और रही बात उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में गठबंधन पर जब आपने सवाल किया तो ये बात माननी होगी कि उत्तर प्रदेश में हमने कहा था कि हम 403 सीटों पर हमारी पूरी तैयारी है, और तैयारी के साथ हम लेकिन रीता जी तो ये कहती है कि उनकी भावनाएं आवाम के बीच में कहते हैं अपने नेताओं को पहुंचाइए आपने उनकी भावनाओं को। वो तो ये कहती हैं कि कांग्रेस पार्टी में उनकी भावनाओं को पहुंचाई। अगर प्रदेश अध्यक्ष, अगर ज्वाइनिंग के समय महिला सभापति महासचिव को 2 साल के
के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष तक की कुर्सी दी जाए और उनके भाई को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया जाए, इसके बावजूद भी उनकी भावनाएं हाथ होती हैं, तो जनता उनको उस पगड़ा परिवार को जवाब देगी। चलिए राकेश और कुमार, वही बात कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर हमारी तैयारी थी, लेकिन परिस्थितियां ये है कि इस पर भी सवाल पूछूंगी आपसे, वो कौन सी परिस्थितियां हैं, इस पर भी सवाल पूछूंगी। राकेश कुमार जी अपना रिएक्शन दे दीजिए। तीनों राजनीतिक दल अपना अपना रिएक्शन दे चुके हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आज बात बागियों पे हो रही है, तो अगर हम बागियों की बात करें तो सबसे पहले पार्टी से भी पहले अगर कोई बागी होता है तो वो लोकतंत्र के लिए और इस देश के लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये लोकतंत्र के भी हित में नहीं है। और अगर हम बात करें पार्टी पे, तो कोई भी कैंडिडेट अगर पार्टी से बागी होकर किसी दूसरी पार्टी में जाता है तो एक सबसे बड़ा सोचने का विषय यह है कि जब कोई एक व्यक्ति पार्टी ज्वाइन करता है तो वो कहता है कि मैं इस पार्टी की विचारधारा से प्रभावित हूं, परंतु जब वो बागी बनता है तो जब उसको चुनाव की घोषणा के बाद उसको टिकट नहीं मिलती तो ऐसी कौन सी विचारधारा से वो आहत हो जाता है कि वो जिसके कसीदे पढ़ा करता था जिस पार्टी के, कुछ ही मिनटों में टिकट ना मिलने के कारण वो जिस पार्टी का घोर विरोधी हुआ करता था उसे उस पार्टी की विचारधारा बहुत ही अच्छी लगने लगती है। और रही बात नुकसान की, तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार विभीषण को यह पता था कि रावण की नाभि में कहां पर अमृत है, उसी प्रकार हर बागी को यह पता होता है कि उसकी पार्टी की नाभि में कहां अमृत है, तो कहीं ना कहीं वो जरूर नुकसान पहुंचाता है। और उसी के साथ जिस प्रकार आज के समय में भी कोई भी अपने बच्चे का नाम विभीषण नहीं रखता क्योंकि उसने विभीषण के कारण ही लंका ढह गई थी, तो इसी प्रकार कोई भी बागी जब किसी दूसरी पार्टी में जाता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या सपा हो, तो उस पार्टी के लोग भी उसको विभीषण की ही निगाहों से देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो उस पार्टी को छोड़कर जिसकी पार्टी के कसीदे पड़ा करता था, टिकट ना मिलने के कारण ये हमारे पास आ गया है, तो कहीं ना कहीं अगर ये चुनाव जीत भी गया और हम सत्ता में आने लगे तो उस समय ऐसी स्थिति ये पैदा ना कर दे कि ये मंत्री पद मांग ले या हो सकता है मुख्यमंत्री पद भी मांग ले, क्योंकि जो बागी अपनी ही पार्टी को छोड़ दे तो ऐसा क्या भरोसा है उस बागी का कि वो बाद में उस पार्टी को धोखा नहीं देगा जिसने उसे टिकट दी थी। तो जो बागी शब्द है ये बहुत बड़ा शब्द है। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि जो चुनाव आयोग है उसको कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म तय करने चाहिए कि जो चुनावी घोषणा के बाद अपनी पार्टी को छोड़ता है, बागी बनता है, तो ये बहुत बड़ा अपराध मैं मानूंगा और ऐसे व्यक्ति को किसी भी पार्टी के लिए टिकट देने के लिए उसको अवैध घोषित करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक तरीके से देखा जाए तो बहुत बेकार है। क्यों? क्योंकि कोई भी बागी किसी दूसरी पार्टी में जाता है तो हो सकता है कि उसमें कुछ नोटों का तोलमोल भी हुआ हो, क्योंकि एक बागी जब दूसरी पार्टी के अंदर अपना अस्तित्व बनाने की कोशिश करता है तो उसमें कुछ ना कुछ दूसरी राजनीतिक पार्टी को नुकसान पहुंचाने की एक रणनीति भी शामिल होती है। तो ये बहुत बड़ी एक संज्ञान, एक साजिश भी हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र को खतरा, राज्य को खतरा, और जनता भी समझ चुकी है कि जो व्यक्ति एक पार्टी में 15-20 साल से था और टिकट ना मिलने के कारण वो उस पार्टी को धक्का देकर किसी ऐसी पार्टी की डोरी को पकड़ता है जिस पार्टी ने उसको टिकट दी है, तो जनता भी बहुत समझदार हो चुकी है। जनता भी ऐसे बागी को सोच समझ के वोट देगी और कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा बागी जिसको फायदे के लिए भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस ने जोड़ा है, कहीं वो उनके लिए खुद ही गड्ढा ना खोद दे। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं आप जब अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए आगे आते हैं तो इस बात को भी ख्याल रखना चाहिए कि सच्चाई जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को पता होती है। जब आप बागी बन गए हैं और अब आप कसीदे जिस पार्टी के पढ़ते थे उसी के खिलाफ जब चुनावी मैदान में है, तो जो बातें आप करते हैं, ओवरलैपिंग जो आप करते हैं, जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जनता कहीं ना कहीं सब कुछ जानती है। अंकित मित्तल जी, समाजवादी पार्टी में ये ड्रामा हमेशा क्यों लगा रहता है? देखिए, मैं आपको कुछ पुरानी तस्वीरें बताती हूँ। एक समय था जब मुलायम सिंह यादव ने स्टेज पर खड़े होकर ये कहा था कि कुर्सी मिलने के बाद अखिलेश यादव का दिमाग खराब हो गया है, सत्ता मिलने के बाद। इसके बाद शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच की तकरार किसी से छुपी हुई नहीं है। सरकार कोई ड्रामा कंपनी नहीं है, लेकिन आपकी पार्टी हमेशा एक ना एक हाई वोल्टेज ड्रामा लेकर आगे आती है। क्या वजह है कि आप अपनी पार्टी के नेतृत्व को एक नहीं रख पा रहे हैं? रंजना जी, अब आप देखिए कि अब नेतृत्व एक ही है, और देखा जाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी ये बात मानते हैं कि भूतकाल की तरफ ना देख के अगर वर्तमान और भविष्य की तरफ देखें तो ज्यादा अच्छा है, और भूतकाल में जो गलतियां की हैं वो वर्तमान में सुधारी जाएं और जो भविष्य है वो सुधार से अच्छा बनाया जाए।
तो इसी की तरफ हमारी सरकार अब चल रही है और अब आप देख रहे हैं कि पूरी कमान माननीय अखिलेश यादव जी के हाथ में है और सबके साथ के है, सबका उसमें समर्थन है। नेताजी का भी है, शिवपाल जी का भी है, तो फिर शिवपाल यादव ये क्यों कह रहे हैं कि इंतजार कीजिए, हम अपनी ताकत दिखाएंगे? कौन सी ताकत की बात कर रहे हैं वो? देखिए, वो समाजवादी सरकार की बात कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने ये, आप स्टेटमेंट ऐसे नहीं घुमा सकते, आप मीडिया को ऐसे नहीं घुमा सकते। खुद शिवपाल यादव का ये स्टेटमेंट है, हमारी बारी आने दीजिए, अपनी ताकत दिखाएंगे। देखिए, क्या मतलब मैं इस बात पे आपसे ये कहना चाहूंगा कि वो अपनी सीट के रिलेटेड बोल रहे हैं। जसवंत नगर से उनको टिकट मिली है, वो वहां से लड़ेंगे, अपनी ताकत दिखाएंगे और हम भी चाहते हैं कि वो जीतें, क्योंकि वो पार्टी के तो पार्टी की ताकत अलग है और शिवपाल यादव की ताकत अलग है। सब एक है। तो फिर उन्होंने अपनी बात क्यों कही अगर एक है? ये उनका व्यक्तिगत एक कमेंट हो सकता है, बट उसके पीछे कोई गलत भावना नहीं। चुनावों से पहले आप व्यक्तिगत कमेंट्स दे रहे हैं, जनता आपको वोट क्यों देगी? आप व्यक्तिगत कमेंट दे दीजिए या सरकार का एजेंडा रख दीजिए, कोई एक चीज रखिए ना सामने लाकर। देखिए, सरकार का एजेंडा तो यही है कि सब विकास करना, और वो भी विकास करेंगे। आप सरकार बनने दीजिए बहुमत से, उसके बाद देखिए सब एक हैं और आज भी सब एक हैं। पिछली सरकार में देख लिया सर, पिछली सरकार में देख लिया, जितना काम किया है आज तक किसी ने नहीं किया। लड़ाई झगड़ा भी तो पूरा किया, घर परिवार की लड़ाई से ही फुर्सत नहीं मिली आप लोगों को। घर में बर्तन खड़कते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन जब सब ठीक हो जाता है तो फिर पॉजिटिव सोचना चाहिए। और सर, कैसे चलेगा? देखिए, बागी दो प्रकार के होते हैं। एक बागी तो वो होता है जो सीधे स्पष्ट तौर पर एक पार्टी को छोड़ के किसी दूसरी पार्टी का दामन को पकड़ लेता है, और एक बागी इस प्रकार के भी होते हैं जिस तरह की अभी अंजना जी ने कहा कि हम समय आने पे देख लेंगे, हम अपनी ताकत दिखा देंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बागी का ही रूप है, जैसे कि सिक्के के दो पहलू, एक भीतर घात, और ये भीतर घात जो होता है ये बहुत ही बड़ा घात होता है। और कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि शिवपाल जी का ये जो शब्द है कि हम अपनी ताकत दिखाएंगे, इसको यूपी की जनता एक दूसरी दिशा में ले जाकर सपा को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि राजनीतिक गलियालों में जो इस तरह के शब्द होते हैं, कहीं ना कहीं ये भी एक बागी का ही रूप धारण कर लेते हैं, और कब ये बागी बहुत बड़ा आकार ले लेगा ये सपा और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को पता भी नहीं चलेगा। तो ये भी एक बागी का ही रूप है। बिल्कुल। नवीन श्रीवास्तव जी, इन्हीं भीतर घातियों के भरोसे आप सरकार बनाने का दम भरते हैं कि यही भीतर घात बाकी की पार्टी में चलते रहे, कुछ छोड़ के आ जाएंगे तो हमारा भला हो जाएगा, नैया पार हो जाएगी, कुछ वही पार्टी को डुबो देंगे। इसी के भरोसे आप सरकार चला रहे हैं, जो इन पार्टी से छोड़कर आए हुए नेताओं को एकदम बाहें फैलाकर स्वागत कर रहे हैं। देखिए रंजना जी, मैं बहुत स्पष्ट आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी बाहरी या किसी भीतर घाती के भरोसे इस चुनाव को नहीं लड़ने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश में कराए जाने वाले विकास कार्यों और योजनाओं के विकास के दम पर उत्तर प्रदेश के चुनाव में आ रही है। इसलिए किसी बाहरी और किसी भीतर घाती की हमें कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज रंजना जी, जो अभी बातचीत में एक विषय आ रहा था समाजवादी पार्टी की अंदरूनी चीज का, उसके विषय में वो उनकी अंदरूनी चीजें मैं बहुत नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता यह अच्छी तरह से जान चुकी है कि 4 साल में जो अपने स्वयंभू मिस्टर क्लीन है, उन्होंने किया कुछ नहीं। उनके समय में अपराध बहुत अधिक बढ़ा, भ्रष्टाचार अपने चरम पे रहा, लेकिन अपनी सारी छवि को छिपाने के लिए उन्होंने एक काम किया कि यह पारिवारिक ड्रामा। और मैं कहना चाहूंगा कि सभी समाचार चैनल के, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, 2 महीना इन लोगों ने पूरी उसकी कवरेज ली, और अंत में जैसे एक कहावत है हमारे यहाँ, मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थूक। तो सारी अच्छी चीजों का श्रेय अखिलेश जी अपने को लेना चाहते थे, और खराब चीजों का उन्होंने जिम्मेदारी शिवपाल जी पर डालने का प्रयास किया, और इस बहाने अपनी छवि और इमेज को बचाने का। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इतनी बड़ी बेवकूफ नहीं है कि इस परिवार की जो ये फैमिली ड्रामा है, जैसे अभी हमारे सपा के मित्र कह रहे थे कि ये सब अंदरूनी बात है, सब चुनाव सब ठीक हो जाएगा। तो संभावनाओं की धुरी को छोड़कर एकदम मुद्दे पे आते हैं। आपकी पार्टी के पास कोई कैडर तो अब तक है नहीं कि आप सीएम कैडर घोषित कर सके यूपी चुनावों के लिए। तो ऐसे में जनता क्यों ये बात ना माने कि आप नजरें उसी पर लगाए बैठे हैं जो दूसरे पार्टी से दल से निकल के हैं? मुख्यमंत्री पद का दावेदार है। जी जी जी, ऐसा है कि देखिए, हमारी पार्टी में कार्यकर्ता आधारित दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है। हमारे यहाँ हर कार्यकर्ता मुख्यमंत्री का चेहरा है। हमें आवश्यकता नहीं है कि हम मुख्यमंत्री का किसी का चेहरा प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ें। हाँ,
किन्हीं राज्यों में हमने मुख्यमंत्री के चेहरे प्रोजेक्ट भी किए थे, लेकिन आप देखें हरियाणा का, महाराष्ट्र का, झारखंड का जो चुनाव हुए, मैं बड़े भाई नवीन श्रीवास्तव जी, इसका एक कारण ये भी तो मान सकते हैं, सुनिए प्रोजेक्ट। बड़े भाई नवीन श्रीवास्तव जी, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि आप कह रहे हैं हमारी पार्टी बहुत बड़े कार्यकर्ताओं की पार्टी है, तो ऐसी कार्यकर्ताओं की पार्टी को, रीता बहुगुणा को जोड़ने की आवश्यकता क्या पड़ी? क्या आपके पास कार्यकर्ता कम पड़ गए थे जो आपको एक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी अपने साथ जोड़ना पड़ा? यही सवाल पूछ रही थी मैं आपसे, जवाब दीजिए नवीन श्रीवास्तव जी। देखिए रीता बहुगुणा जी एक सम्मानित राजनीतिक परिवार से हैं, एक सम्मानित राजनीतिक कार्यकर्ती हैं। अगर जिस दल में थी उनका कहीं उनको लग रहा था उनको कोई पीड़ा थी, वो हमारे दल में आना चाहती थी, तो हमने उनका स्वागत किया। रीता बहुगुणा जी एक स्वच्छ छवि की महिला नेत्री हैं, बड़ी नेता हैं, और अगर वो हमारे दल में आई और हमारे नेतृत्व ने ये उचित समझा कि दल में आने के बाद उस सीट पर उनको लड़ाया जाए तो उस सीट पर लड़ा रही है। लेकिन मैं आपको राकेश जी बता दूं, हमारे दल में बहुत सारे लोग दूसरे दलों से शामिल हुए, लेकिन सबको हमने टिकट नहीं दिया है। हमने कुछ चुनिंदा जगहों पर जहां ये लगा कि आप जो डिफेंड कर रहे हैं कि आपकी पार्टी चुनाव लड़ती है, उसके बाद सीएम का ऐलान होता है, एक यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या ये बात सच नहीं है जो राजनीतिक गलियारों में कही जाती है कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग फेस नहीं होता, इसलिए आप नरेंद्र मोदी को आगे रख के चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद सीएम कैंडिडेट घोषित करते हैं? क्योंकि अगर आप हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में सीएम मनोहर लाल खट्टर को अगर आप शायद पहले सीएम कैंडिडेट घोषित करते तो आपको जीत नहीं मिलती। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी अगर आप देवेंद्र फडणवीस का नाम आगे रख देते तो आपको जीत नहीं मिलती। तो पहले आप जीत लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि सीएम कौन बनेगा। भाई नवीन श्रीवास्तव जी, या ये भी हो सकता है कि कहीं आप दिल्ली की हार से डर गए हैं और आप इसीलिए सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं करना चाहते कि कहीं आपकी भी पार्टी में बागी बहुत ज्यादा संख्या में ना बढ़ जाएं? जी नवीन जी जवाब दीजिए। चयन, मुख्यमंत्री का चयन विधायक दल का नेतृत्व करता है, विधायक दल विधायक चुनते हैं मुख्यमंत्री। दिल्ली में किसने किया था? जब आपने दिल्ली में चुनाव लड़ा तो किरण बेदी का चयन कौन से विधायक दल ने किया था? उनको चेहरा बना के ही तो चुनाव में वो गलती हुई थी हमसे। हाँ, तो गलती आप मान रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन श्रीवास्तव जी कि आपने आज इस टेलीविजन के माध्यम से अपनी दिल्ली की गलती को माना। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। प्रदीप जी आपको चर्चा में शामिल आपको भी करना चाहेंगे। अच्छा, आप सबसे पहले आप ये बताइए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ अब आपका गठबंधन है तो लिमिटेड सीट्स तो आपके पास है ही, लेकिन अगर ऐसे में भी बगावत के सुर खड़े हो जाते हैं तो इसके लिए जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? भाई किसी ना किसी को तो जवाबदेही लेनी पड़ेगी ना। अगर मान लो आप अध्यक्ष को और उपाध्यक्ष को साइडलाइन कर भी दें तो जिम्मेदारी किसकी है कि इतनी लिमिटेड सीट्स पर भी बगावत खड़ी हो जाए? तो कौन है अकाउंटेबल इसके लिए? रंजना जी, सबसे पहले तो मैं अपने आप को संबद्ध करूंगा आपके राजनीतिक विश्लेषक राकेश जी से। राकेश जी ने अभी चर्चा के दौरान एक बात कही थी कि दल बदल कुछ नेता अपने फायदे के लिए दल बदल करते हैं। इससे हमारा मानना है कि एक इस पर व्यापक बहस होनी चाहिए और हमारी चुनाव आयोग से भी अपील है और एक राष्ट्रीय स्तर पर इस पर बहस होनी चाहिए। कम से कम ऐसी परिस्थितियां जरूर बननी चाहिए कि कोई भी कार्यकर्ता किसी दूसरे राजनीतिक दल में जाता है तो टिकट उन स्थितियों में मिल कम से कम 1 साल की प्रारंभिक सदस्यता होनी चाहिए। ऐसी तो हमें लगता है कि ये स्वार्थी जी अपनी बात पूरी करिए। ये लोग जो स्वार्थवश राजनीतिक दल बदल करते हैं उन्हें कुछ इससे निश्चित तौर पर कहीं रोक लगेगी। अब दूसरी बात आपकी विषय पर मैं कहता हूं कि निश्चित तौर पर हमने गठबंधन क्यों किया। हमने गठबंधन किया, हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी अभी कानून व्यवस्था पर बात कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी में कानून व्यवस्था ठीक नहीं थी। इनके सबसे बड़े नेता और देश के प्रधानमंत्री भी लखनऊ आए थे। उन्होंने एक बड़ी सभा के माध्यम से ये बात कही थी कि आज से 14 साल पहले एक सरकार हुआ करती थी, वो स्वर्णिम युग था, वो स्वर्ण काल था, उस तरह की सरकार वो लाना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ये भूल गए थे कि उन्हीं के कार्यकाल, उसी कार्यकाल की वो बात कर रहे हैं जिसमें 46 जिलों में कर्फ्यू लगा था। माननीय प्रधानमंत्री ये बात भूल गए कि ये उसी कार्यकाल की बात कर रहे हैं कि पूर्वांचल का विद्यार्थी और किसान जब आंदोलन कर रहा था उन पर गोलियां चलाई गई थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ये बात भी कहना उत्तर प्रदेश की आवाम से भूल गए थे कि उन्हीं की सरकार में 16 मंत्री आपराधिक इतिहास वाले थे।
माननीय प्रधानमंत्री जी ये कहना भी भूल गए थे कि जिस सरकार की बात कर रहे हैं उस सरकार में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ चंबल बन गया था। यही शक्ति भवन से लेकर दियाराम ऑफिस से लेकर शक्ति भवन तक गोलियों की गड़गड़ाहट उत्तर प्रदेश की राजधानी ने पहली बार देखी थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ये भी बताना उत्तर प्रदेश की आवाम को भूल गए थे। तो जब इन सभी परिस्थितियों के खिलाफ आपको लड़ना था तो आप अकेले क्यों नहीं लड़े? सामने एक रंजना जी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। जी कहिए। 500 मीटर की दूरी पर AK-47 की गर्जना उत्तर प्रदेश की राजधानी में पहली नहीं, ये सब तो मुझे पता है, ये सब तो मुझे पता है प्रदीप जी, मैं तो खाली ये पूछ रही हूँ आपसे। कानपुर देहात के एक थाने में नहीं निश्चित तौर पर रंजना जी बात पूरी हो जाने। अरे ये सब पता है हमें। जानलेवा हमला होता है, मंत्री की हत्या होती है, पूरा का पूरा थाना छोड़कर भाग जाता है और स्थिति यहीं तक खत्म नहीं होती, उस केस में गवाही भी नहीं होती है और वो अपराधी छूट जाता है। इन्हीं के कार्यकाल में इनके सांसदों पर बलात्कार का आरोप आता है। इन्हीं के कार्यकाल में मंत्रियों के घर में अपहरणकर्ता बरामद होते हैं। झुंझुनवाला के सभी को मालूम है, कुसुम मिश्रा कांड सभी को मालूम है। ये कानून व्यवस्था पे बात करते हैं। अब आइए अब आते हैं कि नेतृत्व क्षमता की बात। ये नेतृत्व क्षमता की बात करेंगे, इनके पास मुख्यमंत्री का चेहरा है ही नहीं, और एक चेहरा अगर है भी जो छुपे तौर पर इनका चेहरा है वो है इनके प्रदेश अध्यक्ष केशव मौर्य जी। लेकिन ये डरते हैं कि अगर वो चेहरा सामने आ गया तो उनकी हिस्ट्री सीट भी सामने आ जाएगी। 10-10 हिस्ट्री सीट वाला चेहरा जिसके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ने जा रही है, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की आवाम इसे नकारेगी। लेकिन अभी भी आपने जवाब नहीं दिया प्रदीप जी, अभी भी आपने जवाब तो दिया नहीं। आपने मुझे बहुत सारी बातें बता दी जो मुझे पहले से ही पता है, जवाब नहीं दिया अभी भी आपने। मेरा सवाल ये है आपसे कि जब आप, चलिए आप ही की बात पे आ जाते हैं, आप कैडर की बात कर रहे हैं, आपके पास कैडर है, तो आपका कैडर क्यों बैकफुट पे आ गया? आप अपने कैडर को आगे रखते क्षमता के साथ। निश्चित तौर पर हमने ये बात कही कि हम मूल्यों के आधार पर राजनीति करते हैं, हमारा गठबंधन उत्तर प्रदेश की आवाम के साथ है। हाँ, निश्चित तौर पर जब यहाँ पे उत्तर प्रदेश हमें लग रहा है, अरे तो मूल्यों के आधार पर आप अकेले राजनीति करते ना, आपने क्यों समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया? आप अकेले करते हैं मूल्यों के आधार पर राजनीति। हमने उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे हिंदुस्तान में सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए समय समय पर उन राजनीतिक दलों से जो अंकित मित्तल जी बागियों की बात, ठीक है प्रदीप जी, दोबारा आपसे और भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अंकित मित्तल जी बागियों की बात कर रहे हैं, वो तस्वीरें आपको याद होंगी जब अध्यक्ष की 2-2 नेम प्लेट सामने आई थी। भाई मुलायम सिंह को भी अध्यक्ष, अखिलेश यादव भी अध्यक्ष, मतलब एक ही पोस्ट 2-2 नेम प्लेट, वो भी बगावत थी, आज भी बगावत है। तो पार्टी में सब सही कब हुआ था? देखिए रंजना जी, आज भी मैं आपको बता दूं कि पार्टी कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद माननीय अखिलेश यादव जी ने नेताजी की प्लेट नहीं हटाई है। वो उनका सम्मान करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं। हमारे भाई नवीन जी ने एक बात ये कही थी कि अखिलेश यादव जी ने कोई काम नहीं किया है, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि जितने काम पिछले 5 साल में जो भी घोषणा पत्र 2012 में कहे गए थे वो सारे कार्य किए गए, और ऐसा किसी सरकार में कभी नहीं हुआ। एक बड़ा आरोप आपके ऊपर लग रहा है, एक बड़ा आरोप, क्योंकि कौमी एकता दल की अगर हम बात करें तो अंसारी बंधु अब बीएसपी में चले गए। अब मायावती का कहना यह है कि आपकी पार्टी, नाम नहीं लिया, आपकी पार्टी ने उन्हें फंसाया है, धोखा हुआ है उनके साथ। तो ये जो चीजें हैं, जो पूरा गणित है, ये आप हमारी जनता को समझाइए कि ये सब क्या होता है कि पहले वो बीएसपी में थे, बीएसपी छोड़कर एसपी में आए, निर्दलीय लड़े, दोबारा एसपी में आना चाहते थे, फिर अखिलेश जी नाराज हो गए, फिर बीएसपी में चले गए। तो ये सब क्या है? ये आप लोग आपस में बांट लेते हैं, एक बार तुम्हारे साथ एक बार मेरे साथ। देखिए, जो अपनों का ना हुआ वो गैरों का क्या होगा। अंसारी ब्रदर्स या अंसारी परिवार जब समाजवाद में था तब समाजवादियों के साथ नहीं रुक पाया, अब वो चला गया बसपा में, तो इस बात की क्या गारंटी है कि बसपा जाके बसपा में रहेगा। तो बल्कि ऐसे लोगों के लिए राकेश जी ने बहुत अच्छी बात कही कि कोई ना कोई कानून व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो कि वो किसी भी दल को ना ज्वाइन कर पाए, क्योंकि ऐसे लोग वाकई में लोकतंत्र के लिए हानिकारक हैं। क्योंकि ये जनता के साथ विश्वासघात है, क्योंकि आज जो जनता उन्हें वोट देके नेता बनाती है, विधायक बनाती है, वो तब बनाती है जब उन्हें ये लगता है कि ये काम करेंगे, लेकिन वो इतने महत्वाकांक्षी हैं। इसको इस तरह भी तो देखें अंकित जी, किसी एक आध व्यक्ति को शामिल करना हटाइए, आपने तो पूरे दल के साथ ही गठजोड़ कर लिया है, पूरे कांग्रेस के साथ ही। कांग्रेस को भी बागी मान लीजिए,
बीजेपी के खिलाफ हैं, तो बीजेपी के खिलाफ आप अकेले ही चले जाते। आपने भी तो हाथ मिला लिया, तो आप कैसे उन्हें बोले, आप कैसे डिपेंड गठबंधन कर रहे हैं? अलायंस जो हुआ है रंजना जी, ये इसलिए हुआ है कि जो भी सांप्रदायिक ताकत है, कल को एक बात बताइए, बसपा और भाजपा साथ में चल देंगी तो इन जैसी सांप्रदायिक बड़ी ताकतों को पीछे करने के लिए जो अभी एटीएमओ में लाइन आपने देखी थी, जो आपने इतने ज्यादा लोगों की परेशानियां देखी थी, घरों में शादियां रुक गई, हॉस्पिटल में मौतें हो गई, BSP तो ये आपको आप एक सांप्रदायिक बात बताते बताइए हैं। कि ये जो सांप्रदायिक ताकतें हैं जो सुनिए, कभी भी निर्णय लेके कुछ भी कर देती दंगे हैं, उनको हुए रोका आपके कैसे राज जाए? में हुए, आपकी सरकार में दंगे हुए, आप कैसे किसी दूसरी पार्टी को बोल रहे हैं? दंगे हुए आपके राज में हुए। देखिए, ये निर्णय उनका खुद का लिया हुआ था और वो जनता पे उन्होंने थोपा। जब वो इस तरह के निर्णय ले सकते हैं तो ऐसी सामुदायिक ताकतों को आगे वो कैसा क्या नहीं कर सकते हैं, तो इनको धकेलने के लिए गठबंधन जरूरी था। हमारी बहुमत की सरकार आ रही है, लेकिन अगर वो आंकड़ा 300 के पार होता है तो और अच्छा है। ज्यादा क्षेत्र में हमारे विधानसभा में विधायक होंगे, उतना अच्छा हम कार्य अच्छा, कर सकते हैं। अंबिका चौधरी पे बात कर लेते हैं। वो तो बड़ा कद रखते थे आपकी पार्टी में, उनको भी आप पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाए। जी देखिए, जो संतुष्ट नहीं हुआ शायद महत्वाकांक्षी था। अब आपको ये देखना और चाहिए, जब आपकी पार्टी के लिए वो काम कर रहे थे ग्राउंड लेवल पर, तब आपको ये नहीं पता था कि वो महत्वाकांक्षी हैं? जब आप कोई निर्णय लेते हैं और उसका परिणाम जब आपके सामने आता है, तब आता है जब वो ग्राउंड लेवल पे आपको पता चलता है। यदि उन्होंने काम किया था पार्टी के, तो पार्टी के साथ थे, समाजवादी थे। यदि उनकी महत्वाकांक्षाएं पार्टी से आगे निकल गई थी, उनका व्यक्तिगत निर्णय था, वो जाना चाहते हैं। अच्छा, अंदर खाने में माननीय खबर ये- मुख्यमंत्री हाँ। जी जी अभी एक सामने आमने इंटरव्यू में ये बात कही कि कोई और भी जाना चाहता है तो खुले तौर पे जा ठीक सकता है। है। एक अंदर खाने में खबर ये भी चल रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य आपकी पार्टी में भी आ सकते हैं। आपकी भी नजर थी स्वामी प्रसाद मौर्य पे, झूठ नहीं है ये, इसको झुटलाएंगे नहीं आप यहाँ बैठकर। तो वहां बात कहाँ रुक गई, उन्हें क्यों नहीं शामिल करवा पाए आप? मेरी नॉलेज में ये नहीं है रंजना जी। चलिए, आप बच निकले सवाल से। बताइए क्या कह रहे थे राकेश जी? देखिए, जो आज हमारा जो टॉपिक है बागी, एक तरीके से हम देखें तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने कहा 27 साल यूपी बेहाल और वो सभी सीटों पे लड़ने के लिए तैयार थी। उसी के दूसरे पक्ष में हम देखें तो सपा भी सभी सीटों पे लड़ने के लिए तैयार थी। लेकिन जब सपा और कांग्रेस का विलय हुआ तो हम ये देखते हैं कि कांग्रेस 100 कुछ सीटों पे चुनाव लड़ रही है और 300 कुछ सीटों पे सपा। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी के 300 उम्मीदवारों की टिकटें कटी और सपा के 100 कुछ उम्मीदवारों की टिकटें कटी, तो कहीं ना कहीं वो भी बागी रहेंगे। बिल्कुल। अगर हम दूसरे वे में देखें तो अंसारी जी गोता मार के अब उस पार चले गए, वो बागी हो गए, तो कहीं ना कहीं वो भी नुकसान पहुंचाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो रीता बहुगुणी जी को उन्होंने मिला लिया। तो कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव या भारतीय राजनीति कुछ ऐसी हो गई है कि अब ये सभी पार्टियां बागियों की लठिया पे ही आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। किसी को भी आत्मविश्वास नहीं है, और मैं आत्मविश्वास की नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा उन्हें अपने ऊपर विश्वास ही नहीं रहा कि वो अपने अकेले के दम पे चुनाव जीत सकें। हमारी भारतीय राजनीति की परंपरा बनती चली जा रही है कि बागियों को अपने में मिलाना। जैसे कि हम किसी भी स्टेट का चुनाव देखें तो बागियों को टिकट दी गई, जैसे कि साजिया इल्मी को पहले वो किसी और पार्टी में थी, बाद में भाजपा ने टिकट दिया। ऐसे उत्तर प्रदेश में भी जो भाजपा के पास आना चाहता है खुले द्वार है। के लिए तो पूरी लिस्ट है, एक और से एक बागियों को अंजना इन्होंने जी, मुझे शामिल तो एक किया। बात और ये समझ नहीं आती कि जो बागी होते हैं जब वो किसी पार्टी में जाते हैं तो पता ही नहीं ऐसी कौन सी गंगा में डुबकी लगा के पहुंचते हैं कि जब एकदम उनके पाक विरोध साफ में हो बोला जाते जाता हैं। है बिल्कुल पाक साफ हो बिल्कुल जाते पाक हैं, साफ हो और जब जाते हैं। पार्टी में मिलते हैं बाद में वो उसकी तारीफ के बारे में इतने लंबे पुल बांधते हैं कि सीधा आदमी हिंदुस्तान से चले तो वो अमेरिका जाके रुकेगा। जी प्रदीप जी, ऐसे ही एक बागी को आपने भी स्वागत किया था, नवजोत सिंह सिद्धू का, आपने भी कर लिया ऐसे ही एक बागी का। निश्चित तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू एक सम्मानित नेता हैं, एक प्रतिभावान खिलाड़ी रहे हैं, और जब उन्हें लगने लगा कि पंजाब के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करने नहीं जा रही है, पंजाब को भारतीय जनता पार्टी और अकालियों ने छला है, उन्हें लगने लगा कि वाकई अगर विकास का कोई रास्ता है तो कांग्रेस पार्टी की से होकर जाता है, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। लेकिन पहले तो वो ये कहते थे कि कि कांग्रेस पार्टी भारत देश को सोनिया की चिड़िया बना देंगे। पहले वो ये कहते थे, उनके स्टेटमेंट है, बहुत सारे हैं उनके ऐसे स्टेटमेंट। पहले वो ये कहते थे कि कांग्रेस पार्टी जो है भारत देश को सोनिया की चिड़िया बना देंगे, सोने की चिड़िया नहीं, सोनिया की चिड़िया। अब बताइए आप। रंजना जी,
सिद्धू जी जब कांग्रेस पार्टी में शामिल जब बातचीत करने आए तो उन्होंने बताया कि इनके दिल में पंजाब के विकास के लिए बहुत पीड़ा, पंजाब के युवाओं के लिए बहुत पीड़ा है। इन अभी सरकारी सरकार ने जिस तरह पंजाब के युवाओं को नशे के मुंह में ढकेल दिया है, उससे पंजाब के युवाओं को निकालना है और ये रास्ता सिर्फ कांग्रेस पार्टी। मेरे पास समय बहुत थोड़ा सा है, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, क्योंकि जैसा कि अभी राकेश जी ने भी कहा था कि आपने पहले ही अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी थी, उसके बाद आप कुछ ही सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में जिनका टिकट कटे हैं, क्या आपको डर है कि वो बागी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं? जिनका टिकट कट गए, जल्दी से हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। रंजना जी, सबसे पहली बात कि हमने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की थी, नंबर 1। नंबर 2 बात कि हम इस उत्तर प्रदेश को सांप्रदायिक ताकतों से बचाने के लिए एक सेकुलर पार्टी से हमने गठबंधन किया है और हमारे कार्यकर्ताओं में कोई अविश्वास नहीं है, कोई बगावत नहीं है। कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी लाई उत्तर प्रदेश के चुनाव में है और उत्तर प्रदेश के युवाओं का, किसानों का, बेरोजगारों का विश्वास हमारे साथ है। ये गठबंधन उत्तर प्रदेश में सरकार बनने। नवीन श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा हो सकता है इन बागियों से? आपको क्या लगता है ये जो दूसरी पार्टियों में घमासान चल रहा है, ये सब आपकी पार्टी को कितना फायदा पहुंचाएगा? रंजना जी, मैं पहले एक बात बता दूं। सबसे पहले राकेश जी और हमारे प्रदीप जी ने जो चुनाव आयोग वाली बात कही बागियों पे, मैं अपने व्यक्तिगत रूप से पूरी सहमति व्यक्त करता हूं। जहां तक सवाल उठता है कि जो दूसरे दल से आए हुए बागी, उनके ऊपर कितना हम निर्भर हैं, तो मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। देखिए, 2007 के चुनाव हो, 2012 के चुनाव हो या 2014 का लोकसभा चुनाव, सभी चुनाव के पहले जितने भी सर्वे आंकड़े आए थे, उसमें जिस पार्टी को फ्रंट रनर माना गया उसको पूर्ण बहुमत मिला। आज कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष या सब लोग मान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पर है। और यदि भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पर नहीं होती तो 27 साल बेहाल का नारा देने वाली कांग्रेस और उसके युवराज पूरे प्रदेश में घूमे, हाट यात्राएं किए और उसके बाद एन चुनाव के पहले एक गठबंधन हुआ। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, दल छोड़ के दूसरे दल में जो जाता है उसके टिकट पर तो आपका ऑब्जेक्शन है, लेकिन हम 5 साल आपका विरोध कर रहे हैं, चुनाव के 10 दिन पहले हम गठबंधन कर लें। हार जीत के ये सवाल पूछा था, दोनों ही दलों से पूछा था ये सवाल कि आपने क्यों कर लिया, लेकिन जवाब नहीं मिला। बहुत संक्षेप में आपसे हाँ या ना में जानना चाहूंगी, ये जो दूसरी पार्टियों में घमासान मचा हुआ है, इसका फायदा बीजेपी को होगा? हाँ या ना में बता दीजिए। महाराज ये देना चाहिए, चुनाव उत्तर प्रदेश का होगा। कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत थोड़ा समय है। नवीन जी, जल्दी हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। हमने सब विचारधारा के लोगों संभावित चुनाव ठीक है। अंकित मित्तल जी, सारा घमासान आपके सामने है, आपकी अपनी पार्टी का ही। ये क्या लग रहा है, इन चुनावों में क्या भीतरघात हो सकता है पार्टी के अंदर? माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि नो कंफ्यूजन नो मिस्टेक, और अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। मतलब भीतरघात, तो आप ये कोई भीतरघात नहीं है, ना भीतरघात की उम्मीद है। उसका कारण यह है कि सब आपस में मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं और आगे काम करेंगे। जो घोषणा पत्र 2017 जारी हुआ है उस पे काम करना है। बहुत सी योजनाएं हैं जिनको लागू किया जाएगा, जिससे कि जनता को बहुत मदद मिलेगी। हमारा सारा ध्यान सिर्फ उसी की तरफ है भी किस तरह बहुमत की सरकार बनाने के बाद अपने जो हमने कार्य घोषणा पत्र में कहे गए हैं उनको हमें पूरा करना है। जिस तरह 5 साल काम किया उससे बढ़कर उनसे तेजी से कार्य करना है। चलिए, तो मतलब भीतरघात को अभी आप नकार रहे हैं, तो मैं उम्मीद करूंगी आगे जो भी हो भविष्य में आप इसे नकारेंगे। आप उसके बाद भीतरघात को एक यहाँ पर बैसाखी लेकर आगे नहीं आएंगे। बहुत फाइनल कमेंट चाहिए राकेश जी। ये जो भीतरघात है, भीतरघात और जो बागियों की बात है, उससे कहीं ना कहीं पार्टियों में तो हलचल है ही, और पार्टियों का जो समीकरण था वो भी बिगड़ेगा। उसी के साथ साथ जो जनता है वो भी अपने आप को थोड़ा सा उलझन में समझ रही है। तो कहीं ऐसा ना हो कि इस भीतरघात और बागियों की वजह से जो रिजल्ट हैं वो बिल्कुल ऐसे आ जाएं जो बिल्कुल ही आश्चर्यजनक हो, क्योंकि जो भी कहता था वो उसके साथ नहीं है, जो जिसके साथ है वो उसके साथ कभी रहना नहीं चाहता था। तो ये जो इस बार के चुनाव हैं उसमें बागियों की जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। और मैं ये कहना चाहूंगा कि इस बार जो चुनाव का खेल है वो केवल बागी ही बिगाड़ेंगे, और बाद में सब ये सोचेंगे कि जो बागी मेरे पास आया कहीं मैंने उसको लेके गलती तो नहीं कर दी थी। ये सोचने का विषय बाद में बहुत महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, क्योंकि ये हर चुनावों में भी होता है कि बागियों की अगर हम बात करते हैं तो संभावनाओं पर भी
कई बार लगता है कि हमारे लिए शायद बिल्कुल फायदे का सौदा हो, बाद में बिल्कुल। समझ आता है बागी ने खेल बिगाड़ दिया। ऐसा पहले चाहे बिहार की बात कर लें चाहे दिल्ली की बात करें, ऐसे चुनावों में देखने को भी मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये जो राजनीति है और खासकर उत्तर प्रदेश चुनाव की अगर हम बात करें, इसमें बड़ी विडंबना है। पहले जो नेता कसीदे पढ़ते थे अपनी पार्टी के, अब उन्हीं के खिलाफ हो गए हैं। तो ये बड़ी विडंबना है कि महत्वाकांक्षा जो है राजनीति पर कितनी भारी है। इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।